प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री के बजट पर क्या है लोगों की प्रतिक्रियाएं, देखें सिटी वन चैनल पर। अयोध्या जा रही शालिग्राम शिलाएं पहुंची गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में भव्य पूजन अर्चन के साथ किया गया रवाना। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। 14 टेबलों पर होगी गिनती। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को भारत रत्न दिए जाने की मांग। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति महानगर की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मतगणना व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ADM वित्त ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऐप iRed इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। विद्युत विभाग द्वारा समस्या एवं KYC से संबंधित 15 दिवसीय पखवाड़े का किया जा रहा है आयोजन। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के सदस्यों ने DMC की शिकायत। और अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर कहा, आगामी 3 फरवरी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा भगवान विश्वकर्मा का प्रकट दिवस। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। इस बार भी बजट पेपरलेस रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा लगातार 5वीं बार बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर आम जनमानस को कितनी उम्मीदें हैं और क्या यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया या नहीं, इसको लेकर सिटी वन संवाददाता ने लोगों से बात की और उनके मन की बात को जाना। किसी ने बजट को सराहा तो किसी ने औसत बजट बताया। देखें रिपोर्ट। केंद्रीय बजट आम नागरिकों के लिए बहुत राहत वाला बजट है। जैसे कि स्लैब, सबसे पहले तो इनकम टैक्स का स्लैब का जो है में परिवर्तन जो किया है 7 लाख तक का, ये आम नागरिकों के लिए बहुत ही राहत देने वाला है। जैसे स्लैब 7 लाख कर दिया है, उसमें मैक्सिमम लोग का जो महंगाई को देखते हुए जो इनकम टैक्स में 5 लाख में परेशान थे, इनको आराम मिलेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वाहन वगैरह के लिए जो अभी उन्होंने खुल के कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये फ़ायदे के, इसमें उनके फ़ायदे, उसमें राहत दी जाएगी। तो आज का दौर जो पेट्रोल की महंगाई में परेशान है और लोग दिन भर दौड़ भाग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक वाहन में जो रियायत देने वाले हैं, इससे आम जनता के लिए समझ लीजिए कि एक एवरेजन 500 से लेकर के 1000 रुपये की बचत होगी। जैसे कि पेट्रोल में एक आदमी का 1500 रुपया, किसी का 2000 रुपया खर्च होता है, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन ले लेंगे तो वो बचेगा। ले दे करके बजट ये बहुत अच्छा है, चुनावी बजट है। प्लस एक और इसमें बजट में अच्छाई हमने देखा है कि जो राशन, जो फ्री राशन वाला, वो 1 साल के लिए और उन्होंने बढ़ाया है। आम गरीबों के लिए जो कम से कम चावल और गेहूं उनको मिल जाता है, वो एक ये राहत, ये मतलब उनके लिए सराहना योग्य है सरकार के। इन्होंने ये किया है, राशन 1 साल का जो उन्होंने प्लस किया है। सरकार ने ये बहुत अच्छा बजट निकाला है। जो वर्ग सरकार से परेशान था, नाराज़ था, उसको सरकार ने एक फुसलाना और सहलाने वाला काम किया है। बजट छोटे व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए काफ़ी लाभ वाला आएगा। जो छोटे व्यापारी थे, जिनको 5 लाख इनकम करके रजिस्टर्ड करने में दिक्कत हो रही थी, 5 लाख इनकम करने से उनको टैक्स देने में दिक्कत हो रही थी, वो अब 7 लाख पे टैक्स स्लैब सरकार ने कर दिया है। तो ये लाभ छोटे व्यापारी और इसके साथ साथ 2024 में चुनाव में सरकार को भी मिलेगा। आम जन को कितना लाभ मिलेगा? आम जन को सर काफ़ी लाभ मिलेगा, साथ ही सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो रजिस्टर्ड नहीं थे, ये रजिस्टर्ड होने के लिए और आएंगे। इससे टैक्स सरकार को आगे मिलेगा। और आम जन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते थे, रजिस्टर्ड नहीं कराते थे, वो रजिस्टर्ड कराएंगे।
तो क्या महंगाई पे और क्या व्यापार पे प्रभाव कुछ? सर महंगाई तो अलग चीज़ हो गई, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए बजट है, तो वो अलग चीज़ है। महंगाई आगे देखना होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है महंगाई। व्यापार पे क्या असर पड़ेगा? व्यापार पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे व्यापारी थे, वो रजिस्टर्ड नहीं कराते थे, हम लोग को उन पे बिल काटने पे दिक्कत आती थी। वो आधार नंबर अपना दे के अपना बिल कटवाते थे। तो अब उनको हम लोग समझाएंगे कि आप अपना रजिस्टर्ड कराइए, 7 लाख पे आपको टैक्स देना रहेगा, तो आप अपना फॉर्म रजिस्टर्ड कराइए, तब हम लोग GST आपका बिल काट सकते के हैं। बारे में जो सवाल आपने किया है, इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि अभी व्यापारी वर्ग बहुत परेशान से गुजर रहा है और हर व्यापारी की समस्या लगभग यही है जैसा कि मेरी है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ। इसलिए मुझे मालूम है कि गोरखपुर में बहुत से व्यापारी मुझसे बताते हैं कि अपनी पूंजी जो लगाते हैं, अगर छोटा व्यापारी है, ठेले खोमचे वाला 10,000 रुपये का माल अगर लगा रहा है तो शाम तक उसकी पूंजी 1,000 रुपये शॉर्ट हो रही है बजाय प्लस होने की। वजह क्या है कि सामान महंगा होता जा रहा है और कस्टमर की जेब से पैसा गायब हो गया है। वो कहता है कि पहले बिजली का बिल भरना है, महंगी फ़ीस भरनी है स्कूलों की, और बहुत सी ऐसी समस्याएं बताता है, जैसे चिकित्सा में, सरकारी चिकित्सा में बढ़िया इलाज नहीं होता तो प्राइवेट में जाता है। इनकी लगाम नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि बजट जो आया है उस बजट पर इन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि देश के आम नागरिक की वास्तविक ज़रूरत क्या है। वास्तविक ज़रूरत थी रोटी, कपड़ा और मकान। इस पर विशेष ध्यान देते हुए आज जो बजट आया है उसमें इनकम टैक्स का स्लैब 5 लाख से 7 लाख किया गया है और अधिकतम 37% से घटाकर 25% किया गया। जो छोटा 7 लाख की छूट है उसमें छोटे व्यापारियों को बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको आगे बढ़ने के लिए 7 लाख से वो अपना टर्नओवर दिखाएंगे और उस पर उनको लोन अधिकतम मिल जाएगा और उससे व्यवसाय में वृद्धि होगी। एक दूसरा भी उसमें वित्त मंत्री महोदय ने बोला है कि कुछ व्यवसायियों को सुविधा देने के लिए कुछ केंद्रीय कानून में बदलाव होगा। तो केंद्र सरकार व्यापारियों के हित में काम कर रही है और दिख भी रहा है। ये बहुत स्वागत योग्य है, बहुत ही अच्छा है, उत्साहवर्धक है और छोटे और मध्यम व्यापारी इससे आगे बढ़ेंगे और देश को लाभ मिलेगा। रोजगार बहुत हद तक कम होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि सोने पे बढ़ गया तो उससे थोड़ी सी देखिए, हमारे हिंदुस्तान में छोटे और मझोले मध्यम वर्गीय व्यवसायी उन लोगों को सोने से और ये सब चीज़ों से मतलब नहीं। उनका व्यवसाय अच्छी तरीके से चले, उनको लोन सुविधाजनक मिल जाए, उनको धन मिल जाए, उससे उनका जीवन यापन होगा और हर व्यक्ति किसी न किसी को रोजगार देगा। इससे बेरोजगारी भी खत्म होगी। क्या मानते हैं इस बजट से महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है? हाँ, कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है और ये भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन स्वागत योग्य ये बजट है। अरे 7-10 हज़ार रुपया 10 ग्राम में बढ़ गया रेट और ग्राहक जो है एकदम नादारत है। अब इस समय हम तो सोने चांदी के दुकानदार हैं ना, इस समय एक भी ग्राहक बोहनी नहीं हो रहा है और खाली सुबह आते हैं, शाम को जो है चले जाते हैं। केवल सफ़ेद जो है जाजिम दिखाई देता है सुबह से शाम तक। तो ग्राहक है ही नहीं, पैसा ग्राहक के पास है ही नहीं है, तो फिर है कहाँ गया। नेपाल से चलकर अयोध्या जा रही शालिग्राम शिला मंगलवार की देर रात महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर में शिलाओं का भव्य स्वागत महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में साधु संतों द्वारा किया गया। दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। पूजन अर्चन के बाद शिलाओं को विश्राम के लिए एकांत में छोड़ दिया गया। बुधवार की सुबह पूजन अर्चन के बाद शिलाएं अयोध्या के लिए प्रस्थान कराई गई। इससे पहले जनपद में प्रवेश करते ही शिलाओं के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जगह जगह उमड़ पड़े। शहर में पहुंचने पर स्वागत के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों के उत्साह के आगे व्यवस्था बनाने में प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं तमाम हिंदू संगठनों ने भी शिलाओं का भव्य एवं जोरदार स्वागत किया। दोनों
आरतिया दीजिए कमल बाबा को। आरतिया महाराज जी पकड़ लीजिए, महाराज जी पकड़ लीजिए, बस थोड़ा सा पकड़ लीजिए, हाँ जी घुमा दीजिए, हाथ हटाइए आरती बाबा को हाथ में दीजिए, बाबा को नीचे करो मिथिलेश नाथ, मिथिलेश नाथ आरतिया दे दिए बाबा को, कमला आरती दे इधर आइए, हम बाहर से इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए देवशिला यात्रा जनकपुर धाम नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेंदु निधि, महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ, योगी सोमनाथ, विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया। बहुत खुशी हो रही है, मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि रामलला की प्रतिमा जो बनने वाली है अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंदिर में, इसके लिए हम नेपाल से और काली गंडकी नदी से, काली गंडकी नदी संसार में शालिग्राम प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है, विष्णु का प्रतीक माना जाता है शालिग्राम, जिस नदी से और उसी नदी के शिला से राम जी भी विष्णु के अवतार हैं, उस नदी से ही भगवान राम की बालकाल की प्रतिमा बनना है। ये अयोध्या के ट्रस्ट के लोगों ने तय किया। हमने तो प्रस्ताव किया था कि हम उपलब्ध कराएंगे, वो लोग अचरज में थे कि ये शिला उपलब्ध हो सकता है, हमने कहा जरूर कराएंगे। और देखिए 6 महीना के अंदर में नेपाल सरकार, गंडकी प्रदेश सरकार, नेपाली जनता, जानकी मंदिर, जिस लोगों को, जिस अधिकारियों को, जिस कानून को, जिस संविधान को हर क्षेत्र में जहाँ प्रयोग होना था वो प्रयोग करने में कहीं कोई बाधा नहीं आई और हम ये शिला उपलब्ध किए, जानकी मंदिर पहुँचाए, वहाँ से कल आज रात यहाँ आए हैं
और आज यहाँ अयोध्या ले जाएंगे और अयोध्या जाके कल हस्तांतरण समारोह में उनको हस्तांतरण करेंगे। अंतिम सवाल, कैसे दिमाग में आया कि शिला जानी चाहिए? ये भगवान राम को ही पता है। भगवान राम ने ही शायद मुझसे कढ़वाया है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। जब जनकपुर में विवाह उत्सव हो रहा था उस पर जब आए और जब पता चला कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो हमने कहा कि जनकपुर से, क्योंकि जनकपुर और अयोध्या का संबंध प्राचीन काल से है ना, तो उसमें मिथिला का, जनकपुर का, सीता का उपयोग, उपहार के हवाला राम और राम मंदिर का पूरी तस्वीर, पूरा कल्पना अधूरा रह जाएगा। ये मेरे दिमाग में आया और मैंने इस प्रस्ताव को रखा, सभी लोगों ने स्वीकार किया। ये तो नेपाल से आए शिला, यहाँ घूमते हुए आए, गोरखपुर मंदिर आया, उसके बाद अयोध्या जाएंगे, ये शिला का बनेगा, राम सीता की मूर्ति बने जाएगा। तो सब खुशी मना रहे हैं, जनता महात्मा पूजा किए, सब खुशी मना रहे हैं। आपने यहाँ पे आज पूजन किया है, कैसा प्रतीत हुआ? बहुत अच्छा हुआ, सब खुशी मना रहे हैं ना, सब खुशी है, सब खुशी मना रहे हैं। हाँ, सभी जनता पूरे भारत में। आपकी आंख में आंसू दिख रहा है क्या? गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि इस कई पीढ़ियों से इस मठ के महंत राम मंदिर मुक्ति के लिए संघर्षरत थे और आज बड़े महाराज जी, जो कि महंत अवैधनाथ जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के गुरु जी, उन्होंने अपने पूरे जीवन राम मंदिर मुक्ति के लिए संघर्ष किया और आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। जो यात्रा नेपाल से शालिग्राम शिला यात्रा चल करके गोरखपुर आज आई है, वो पूजन अर्चन के बाद मंदिर के पुजारी प्रधान पुजारी कमलनाथ जी महाराज के हाथों से पूजा हुई और आज जलपान के पश्चात अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। गोरखपुर के लोगों के लिए बहुत आनंद का क्षण है कि एक ऐसे राष्ट्र जो सदैव से भारत का मैत्री राष्ट्र रहा है, जिसके साथ हमारे रोटी और बेटी का संबंध रहा है, जहाँ से माँ सीता का आगमन हमारे भारतवर्ष में हुआ था, ऐसे राष्ट्र से ये दो अद्भुत शिलाएं, जो शालिग्राम शिलाएं हैं, जो एक एक शिला 600 करोड़ वर्ष पुरानी शिला, ये नेपाल ने राम मंदिर निर्माण कार्य में चल रहे उसमें मूर्ति बनाने के हेतु ये शिला दिया है। इस शिला के आने से ही आम जनमानस ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के प्राण अप्राण में राम है, भारत के कण कण में राम है, भारतवर्ष में राम को अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि कल रात से जैसा माहौल बना हुआ गोरखपुर की सड़कें आदमियों से पड़ गई थी। रात को 1:30 बजे हम लोग शिला लेकर आ रहे थे, स्वतः प्रेरणा से माताएं, बहनें, बच्चे सब सड़क पर थे और स्वागत करने के लिए तत्पर थे। केवल शिला को छू मान लेने मात्र से उनके सारे लग रहा था कि हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया। तो आज ये शिला यहाँ से जाएगी और गोरखपुर के लिए बहुत आनंदित का क्षण है, क्योंकि जब गोरखपुर में जब राम जन्मभूमि का नींव पड़ रहा था तो गोरखपुर की यहाँ की मट्टी को मैं स्वयं लेकर के गया था और आज फिर ना ये शिला यहाँ आई है, यहाँ से हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है कि यहाँ से हम लोग इसको छू सकते हैं और ये वहाँ जाएगी, वहाँ पर मंदिर के रूप में स्थापित होगी। वहाँ गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियों को पूरा कर लिया है। 2 फरवरी को मतगणना होगी। इसके लिए 14 टेबल बनाए गए हैं और 4 शिफ्ट में 560 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कुल पड़े वैध मतों का 50% और 1 वोट पाने वाला विजयी घोषित होगा। प्रथम वरीयता के मतों में जीत हार का फैसला नहीं होने पर दूसरी वरीयता के मतों और फिर इसी तरह तीसरी वरीयता के मतों की गिनती होगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, कुल 321 बूथ की काउंटिंग होनी है, जिसमें नियर अबाउट 1,08,000 वोट गिने जाने हैं। तो इसके लिए 14 काउंटिंग टेबल्स लगाए गए हैं, जिसमें हर टेबल पे 4 कर्मचारी लगाए गए हैं और इनकी ट्रेनिंग्स भी करा दी गई है। उसको असिस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोग भी रखे गए हैं। 4 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी पूरा हो सके। गोरखपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर हिंदुओं से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महंत अवैधनाथ, रामचंद्र प्रणव, अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे सहित अन्य का जीवन भर का प्रयास रहा है। ऐसे में कारसेवकों के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ने वाले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी को भारत रत्न देने की मांग की गई। डंके की चोट पर मांग कर रहा हूँ, राम मंदिर बन रहा है, सत्ता आई है। ये महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे और कोठारी बंधुओं के जीवन भर के प्रयास से जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उनका साक्षी हूँ। 1984 प्रथम धर्म संसद, तब कहा नेतृत्व कौन करेगा, तब महंत अवैधनाथ जी ने कहा मैं नेतृत्व करूंगा।
और पहली राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी, उनके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे। तो जब कोई नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं था, तब जिन्होंने कहा मैं नेतृत्व करूंगा, और 90 में मुलायम सिंह की गोलियां चलती थी, तब गोलियां खाने वाले कारसेवकों के साथ कंधे से कंधा लड़ा कर वह खड़े थे। कम से कम उनको तो भारत रत्न दिया जाए, और भारत रत्न देने के लिए हमारे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कम से कम हमारे महापुरुषों का भारत सरकार सम्मान करेगी ही, ऐसा मेरा तीनों बंधुओं पर दृढ़ विश्वास है। सर, अब राम की बात करते हैं। रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, जलाया जा रहा है उसको, और अखिलेश यादव ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये फिर मंडल बनाम कमंडल की स्थिति दोबारा दोहराई जा रही है उत्तर प्रदेश में? मेरा कहना है कि भगवान राम और रामचरितमानस का नाम प्रत्येक हिंदू के दिल में है। मुगल भी वह नाम नहीं मिटा पाए, तो कोई हमारा हिंदू बंधु कमेंट करेंगे, उनसे विचलित होने की जरूरत नहीं है। उन पर दुर्लक्ष्य करो, क्योंकि उल्टी कमेंट करने वाला भी हमारा भाई है, और उल्टी आज कमेंट कर रहे हैं। उनके पुरखों ने भी मुगलों की तलवार के सामने घुटना टेक कर इस्लाम नहीं स्वीकारा है। उनका वंशज ही उल्टी कमेंट करने वाला मेरा भाई स्वामी प्रसाद मौर्य है, वह मेरा भाई है। गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उनको दुर्लक्ष्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक नखा पुल के पास स्थित एक रिसोर्ट में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एमएलसी व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने की। बैठक में कार्य समिति की बैठकों को सफल संपन्न किए जाने, आगामी कार्य योजनाओं, संगठन को मजबूत करना, आगामी निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव सहित अन्य विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व एमएलसी व वरिष्ठ नेता विनोद पांडे, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजीत सिंह आशु, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मन की शोभा बढ़ा रहे एवं विशेष आमंत्रित सभी सदस्यगण, आप सभी का आज इस महानगर की ऐतिहासिक कार्य समिति पर, इस ऐतिहासिक नगरी गोरखपुर में आज इस ऐतिहासिक महानगर कार्य समिति में यहाँ पर उपस्थित हम सबके नेता राधेश्याम श्रीवास्तव जी, पूर्व महानगर महापौर आदरणीय डॉक्टर सत्या पांडे जी, सिंह जी का आज इस कार्य समिति की बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज इस कार्य समिति की बैठक में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। 16 और 17 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई थी, और 22 तारीख को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई थी। 5 फरवरी तक सभी जिला कार्य समिति की बैठकें संपन्न करनी है, और 15 फरवरी तक सभी मंडलों की कार्य समिति संपन्न होनी है। उसी क्रम में आज गोरखपुर महानगर की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। पूरे 3-4 घंटों में अलग अलग विषयों पर कैसे संगठन को मजबूत करना, कैसे आगामी आने वाले कार्यक्रमों को ठीक से करना, कैसे आगामी आने वाले निकाय चुनाव में और आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा। इस प्रकार पूरे समावेश चारों तरफ से पूरे पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर चर्चा मनन होगी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना आगामी 2 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के वाणिज्य संकाय सभागार में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने संबंधित कार्यों के साथ सुरक्षा व्यवस्था व मतगणना प्रक्रिया को सफल संपन्न कराए जाने के संबंध में बैठक की। बैठक में संबंधित कार्यों की ड्यूटी व मतगणना स्थल आदि जगहों पर भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो व किसी भी अराजक तत्व द्वारा कोई उपद्रव आदि का कार्य न किया जा सके, यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह सहित समस्त क्षेत्र अधिकारी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव कराया गया उसमें जिस स्टेट वाले ने
नहीं इसके साथ क्यों मैं इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। तो आप देख रहे हैं ये वाणिज्य संकाय है। कल यहीं गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन की मतगणना होगी। तो जो ट्रैफिक प्लान है वो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोग जो प्रत्याशी हैं या उनके एजेंट हैं या हमारे जो कार्मिक हैं, उनकी गाड़ियाँ विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से प्रवेश करेंगी और उसके ठीक सामने जो ग्राउंड होगा, ठीक सामने एक ग्राउंड है, उसी में रखी जाएंगी। ये जो इतिहास विभाग की तरफ गेट है, यहाँ से मतदान कार्मिक जिनके पास 2 पहिया वाहन है वो यहाँ से इंटर करेंगे। मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, सभी जो भी मतगणना कार्मिक हैं और जो एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं या अधिकारी लोग हैं, सभी की गाड़ियाँ मुख्य जो यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट है वहाँ से प्रवेश करेंगी और ठीक सामने खड़ी होंगी। सभी से मेरा ये भी अनुरोध है कि वो मोबाइल लेकर के नहीं आएंगे, इसलिए कि मतगणना स्थल पर मोबाइल अनुमन्य नहीं होगा। जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और कल जो निर्धारित समय है कल सुबह का, तब से मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। हमारे जो मतदान कार्मिक हैं और जो पुलिस के जवान हैं, ये सब सुबह 6 बजे से आ जाएंगे। जो एजेंट साहबान आएंगे उनसे भी मेरा अनुरोध है कि 7 बजे के पहले विश्वविद्यालय के मुख्य मार्ग से प्रवेश कर लें, मुख्य गेट से, जिससे वहाँ गाड़ी खड़ी करके और इस स्थल पर, इसलिए कि वो आएंगे और उनकी उपस्थिति में मतगणना प्रारंभ होगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में सड़क दुर्घटना के दौरान डेटाबेस तैयार करने के लिए पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया ऐप IRED इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस पर किए जाने वाले कार्यों व जानकारियों के संबंध में मौजूद पुलिसकर्मियों को विस्तृत रूप से जानकारी देना और ऐप पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। या कोई सजेशन आपका हो, आप चाहते हैं कि बड़ा प्रकार का इसमें सबसे बड़ा एक्सप्रेस में होता है, फिर NH आता है, NH के बाद SH आता है, SH के बाद MDR आता है। MDR कनेक्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट के किसी कस्बे को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको MDR बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसका पूरा डेटाबेस आप तैयार करो, PWD से लो और नगर पालिकाओं नगर निगम से लो। ये जानकारी जब आपको मिल जाएगी सारी रोड्स की, हम आपको असिस्ट कर देंगे उसमें। उसके बाद इन लोगों के लिए बताइए विजिबिलिटी ये कैसे पता करेंगे कि 50 मीटर है कि वेदर है, बारिश हो रही है, बारिश के दौरान दुर्घटना हुई, तब वो भी एक कारण में ऐड हो जाएगा दुर्घटना के।
पे भी देख सकते हो, आजकल गूगल सब चीजें बता देता है कि आज की विजिबिलिटी कितनी है, किस एरिया में कितनी है, जिस बारे में कंफ्यूजन। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, हमारे सब इंस्पेक्टर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो कि मौके पर डेटाबेस भरते हैं आई-राइड का, वो डेटाबेस बिल्कुल सही हो ताकि उसके एनालिसिस में सही पिक्चर समझ में आए। तो सही डेटा भरने के उद्देश्य से या आई-राइड में डेटा भरने में हमारे सब इंस्पेक्टर्स के लिए क्या कमियां आ रही हैं, उसके लिए नए बैच के सब इंस्पेक्टर्स के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए और ट्रैफिक पुलिस के लिए एक आई-राइड की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ताकि सही डेटा भरें और एक्सीडेंट की सही पिक्चर सामने आ सके, जिसके आधार पे रिकमेंडेशंस के आधार पर सड़क निर्माण में, इंजीनियरिंग में कोई डिफेक्ट है उसको पॉइंट आउट किया जा सके और मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आ सके। मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सही डेटा फीडिंग हो, इसी पर्पज से ये ट्रेनिंग गोरखपुर पुलिस द्वारा दी जा रही है। विद्युत उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग द्वारा समस्या एवं केवाईसी पखवाड़े का आयोजन 1 से 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिससे विभाग की सारी योजनाओं के बारे में उन्हें समय से जानकारी प्राप्त हो सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बख्शीपुर डिवीजन 2 के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंश ने बताया, 15 तक का जो अभियान है वो माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में कि जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनका केवाईसी अपडेट होना चाहिए, नो योर कस्टमर। उसमें उनका ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और जो मोबाइल नंबर है वो तो होना ही चाहिए, ताकि ऊर्जा क्षेत्र में जो भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो एक कुछ समाधान योजना हो या उनके बिल में मान लीजिए उनका बिल जनरेट हो रहा है तो मैसेज आए, तो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें होती हैं, घटनाक्रम जो भी होता है तो वो उससे उनको अपडेट हो, तो एक अलर्ट उनके मोबाइल में चला जाए, उनके मेल पे चला जाए, तो ये इसके लिए क्या है समाधान योजना, किस तरह का क्या समाधान योजना? ये तो केवाईसी के लिए है। समाधान योजना कह सकते हैं इन द सेंस कि हम उसमें अधिक से जितने भी उपभोक्ता हैं सबका जो है केवाईसी अपडेट करने का ये महाअभियान चल रहा है। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। जैसे आप बैंक जाते हो कि बैंक में आप अपना पूरा आधार कार्ड सारी चीज़ें फिल करते होंगे, या कोई भी आप देखेंगे कि कोई भी आज के डेट में आप चाहे बैंक धारक हो, चाहे वो किसी कंपनी से कोई भी आप अवेल किए हो इंश्योरेंस वगैरह, तो उसमें सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। केवाईसी में क्या केवाईसी में आधार नहीं, हम लोगों का बेसिकली क्या है कि मोबाइल नंबर हो, क्या वो मोबाइल नंबर उनका व्हाट्सएप नंबर भी है कि नहीं, अगर व्हाट्सएप नंबर अलग है तो व्हाट्सएप नंबर दे दें, ईमेल आईडी दे दें। ये तो पहले से भी फीड किया गया, पहले से फीड किया गया, लेकिन हो सकता है चेंज हो गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की चौपाई पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के मंडल अध्यक्ष राजकुमार आर्य के नेतृत्व में सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के मंडल अध्यक्ष राजकुमार आर्य व ओम प्रकाश मोदनवाल ने बताया, हम लोग आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामायण पर टिप्पणी किए हैं उसके विरोध में प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। वो या तो आ करके क्षमा मांगे पूरे जनसमूह के सामने, अन्यथा हम लोग FIR कराएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो उत्कृष्ट बयान है, गंदा बयान जो आपने दिया है रामचरितमानस पर, उसी पर हम लोगों ने एक DM साहब को ज्ञापन दिया है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि धर्म कोई किसी का बपौती नहीं है। धर्म तो एक सामाजिक स्तर का है और धर्म के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। राजनीति जो होती है बहुत गंदी होती है। कहा जाता है कि धर्म के प्रति सबको आदर करना चाहिए, वो भी एक मनुष्य है, मानव है, हिंदू धर्म में है तो उनको भी आदर करना चाहिए। इस टिप्पणी से हमारे सनातन धर्म के सभी भाइयों को बहुत ठेस और कष्ट पहुंचा है, इसलिए हम उनको इस बात के लिए आभास कराना चाहते हैं कि आकर के सभी सनातन धर्मियों से, सभी धर्म प्रेमियों से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ FIR किया जाएगा। अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा उर्फ रवि शर्मा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर बताया कि आगामी 3 फरवरी को भगवान विश्वकर्मा प्रकट दिवस उत्सव की शुभ बेला पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन जनपद में पहली बार किया जा रहा है।
इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में वैदिक ब्राह्मण, आचार्य, शर्मा, पांचाल, राणा, महाराणा, शिल्पकार, विश्वकर्मा सहित अन्य लोग भाग लेंगे। यह शोभा यात्रा विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पुनः विश्वकर्मा मंदिर पर आकर संपन्न होगी। विश्वकर्मा भगवान की प्रकटोत्सव है ये। माघ शुक्ल एकादशी के दिन ये पड़ता है। विश्वकर्मा भगवान इस दिन प्रकट हुए थे। सृष्टि की जब रचना हो रहा था तो इसी दिन से आरंभ हुआ था। 3 फरवरी को हमारा शोभा यात्रा है भगवान विश्वकर्मा जी का। और सभी लोग से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा मंदिर जटाशंकर गोरखपुर में आए। ये शोभा यात्रा कितने बजे से 10 बजे, सुबह 10 बजे से है। क्या नाम है, सुमेश सागर विजय चौराहा से गणेश चौराहा से काली मंदिर धर्मशाला देते हुए विश्वकर्मा मंदिर पे ही समापन होगा। इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम होगा? इसके अलावा कुछ हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, उनके कौन है मुख्य अतिथि? ज्ञानी जल सिंह जी के पुत्र इंद्रजीत सिंह जी हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री के बजट पर क्या है लोगों की प्रतिक्रियाएं, देखें सिटी वन चैनल पर। अयोध्या जा रही शालिग्राम शिलाएं पहुंची गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में भव्य पूजन अर्चन के साथ किया गया रवाना। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। 14 टेबलों पर होगी गिनती। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को भारत रत्न दिए जाने की मांग। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति महानगर की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मतगणना व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीएम वित्त ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऐप आई-रेड इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। विद्युत विभाग द्वारा समस्या एवं केवाईसी से संबंधित 15 दिवसीय पखवाड़े का किया जा रहा है आयोजन। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के सदस्यों ने डीएमसी की शिकायत। और अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर कहा, आगामी 3 फरवरी को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा भगवान विश्वकर्मा का प्रकट दिवस। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।